देखिए, इतिहास वो सिर्फ तारीखों और घटनाओं का एक ब्यौरा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त की रेत पर अपने निशान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं। और ये वो कहानियां हैं जिन्हें सिर्फ स्याही से नहीं, बल्कि हिम्मत, त्याग और एक अटूट इरादे के खून से लिखा जाता है। तो आज हम एक ऐसी ही महागाथा के पन्नों को पलटने वाले हैं। ये कहानी है उस महानायक की जिसने एक बहुत बड़े, एक शक्तिशाली साम्राज्य के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया और अपनी मिट्टी की आजादी के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है उस शेर की जिसका नाम आज भी हिम्मत और स्वाभिमान का दूसरा नाम माना जाता है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप। तो इस पूरे विश्लेषण में हम उनके उस असाधारण जीवन के सफर पर निकलेंगे जो कुंभलगढ़ के मजबूत किले से शुरू होता है, हल्दी घाटी के खून से सने मैदानों से गुजरता है, अरावली की मुश्किल पहाड़ियों में संघर्ष की आग में तपता है और आखिर में मेवाड़ के शानदार पुनरुत्थान के साथ इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि उस जज्बे को समझने की एक कोशिश है जिसने एक इंसान को एक पूरे देश के स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया। तो चलिए इस महागाथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये जो एक लाइन है ना, बस एक लाइन, ये उस महापुरुष की पूरी जिंदगी, उनके फलसफे और उनकी विरासत का सार है। शौर्य, स्वतंत्रता और स्वाभिमान। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि ये वो 3 मजबूत खंबे थे जिन पर महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी और उनका पूरा संघर्ष टिका हुआ था। जरा उस दौर के बारे में सोचिए जब हिंदुस्तान के ज्यादातर बड़े बड़े ताकतवर राजा महाराजा अकबर के विशाल मुगल साम्राज्य के आगे सिर झुकाकर शांति और आराम का रास्ता चुन रहे थे। उस माहौल में ये एक अकेला इंसान था जो इन 3 उसूलों के लिए मजबूती से खड़ा रहा। तो हम आगे इसी वाक्य को परत दर परत खोलकर देखेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे उनका हर फैसला, संधि के हर प्रस्ताव को ठुकराना, उनकी हर लड़ाई और हर कुर्बानी इन्हीं 3 खंभों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने हालातों से समझौता नहीं किया, बल्कि अपने और अपनी मिट्टी के स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा और आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी, इतने सालों बाद भी, हम सबके लिए प्रेरणा है। तो ये सफ़र सिर्फ एक इंसान के इतिहास को जानना नहीं है, बल्कि उन गहरी कीमतों को महसूस करना है जो किसी भी देश की रूह को जिंदा रखती हैं। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और महाराणा प्रताप की जिंदगी का पहला अध्याय वो उस दुनिया में शुरू हुआ जिसमें वो पैदा हुए थे। एक ऐसी दुनिया जहां चुनौतियां दरवाजे पर पहले से ही दस्तक दे रही थीं। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत अपनी ताकत के शिखर पर थी और राजपुताना की एक के बाद एक रियासतें उसके विशाल साम्राज्य का हिस्सा बनती जा रही थीं। अब ऐसे में मेवाड़ की गद्दी पर बैठना कोई फूलों का बिस्तर नहीं था। नहीं, ये तो कांटों का एक ऐसा ताज था जो हर पल आपसे कुर्बानी मांगता था। तो ये जो अध्याय है, ये उनके जन्म से लेकर उनके गद्दी पर बैठने तक की कहानी है। इसमें हम देखेंगे कि उनके बचपन ने उन्हें कैसे घड़ा, कैसे चित्तौड़ की उस भयानक हार के जख्म ने उनके इरादों को चट्टान जैसा मजबूत बना दिया और वो कौन से हालात थे जिन्होंने एक राजकुमार को अपनी जनता का रक्षक और आज़ादी का पहरेदार बना दिया। ये सिर्फ एक राजकुमार के राजा बनने की कहानी नहीं है, ये उस महान विरासत के उठ खड़े होने की कहानी है जिसे इतिहास ने खुद आवाज दी थी, अपने पुरखों के सम्मान और अपनी मिट्टी की आज़ादी को बचाने के लिए। तो चलिए प्रताप की जिंदगी के शुरुआती सालों के उन खास मोड़ों को जरा और करीब से देखते हैं जिन्होंने असल में उनके किरदार को बनाया। सबसे पहले उनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के सबसे महफूज और जिसे कोई जीत नहीं सकता था, उस कुंभलगढ़ किले के बादल महल में वो पैदा हुए। लेकिन उनका बचपन राजमहलों की शानो शौकत से ज्यादा अरावली की आजाद और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों के बीच गुजरा और उन्हीं लोगों ने उन्हें बड़े प्यार और अपनेपन से एक नाम दिया, कीका। वहां की बोली में इसका मतलब होता है बेटा। और ये तजुर्बा उनके लिए बहुत कीमती साबित हुआ, क्योंकि यहीं पर उन्होंने सिर्फ कुदरत के साथ जीना नहीं सीखा, बल्कि गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध की वो तकनीकें भी सीखी जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। फिर आया साल 1568। ये वो साल था जब उनकी जिंदगी में एक तूफान आया। मुगल बादशाह अकबर ने उनकी पुश्तैनी राजधानी और मेवाड़ की शान चित्तौड़ के किले पर एक लंबे और भयानक घेरे के बाद कब्जा कर लिया। इस हार का सदमा इतना गहरा था कि इसने जवान प्रताप के दिल में आजादी की आग को हमेशा के लिए जला दिया। और फिर 1572 में अपने पिता महाराणा उदय सिंह के गुजर जाने के बाद वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, एक ऐसी विरासत को संभालने जिसकी राजधानी ही छिन चुकी थी और जिसका गौरव दांव पर लगा हुआ था। जब महाराणा प्रताप ने राजगद्दी संभाली तो कोई बड़ा जश्न या कोई उत्सव नहीं हुआ, नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े संकट और एक मुश्किल फैसले से। देखिए, उनके सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ थे।
पहला रास्ता था ताकतवर मुगल साम्राज्य के सामने सिर झुका देने का, उनकी गुलामी मानकर शांति, सुरक्षा और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का, जैसा उस वक्त के कई राजपूत राजा कर रहे थे। और दूसरा रास्ता था आज़ादी का, एक ऐसा रास्ता जो खतरों से, मुश्किलों से, त्याग और अनिश्चितता से भरा हुआ था। प्रताप ने बिना एक पल सोचे दूसरा यानी कि वो मुश्किल रास्ता चुना। तो ये अध्याय उनके उसी मजबूत इरादे की कहानी है, जहां उन्होंने ठान लिया कि मेवाड़ का स्वाभिमान किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे। इसमें हम उनके गद्दी पर बैठने के उस नाटकीय किस्से से लेकर बादशाह अकबर की तरफ से भेजे गए उन सारे शांति प्रस्तावों तक की बात करेंगे, जहां उन्होंने हर बार बड़ी विनम्रता से लेकिन उतनी ही मजबूती के साथ गुलामी को ठुकरा दिया। ये हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे एक राजा ने अपने राज के गौरव और उसकी आज़ादी को अपनी निजी जिंदगी के आराम और यहाँ तक कि अपनी जान से भी ऊपर रखा और स्वाभिमान को एक नया मतलब दिया। प्रताप का गद्दी पर बैठना कोई सीधी सादी रस्म नहीं थी। ये अपने आप में मेवाड़ के भविष्य के लिए एक छोटी सी क्रांति जैसा था। असल में हुआ ये कि उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने अपनी पसंदीदा रानी धीरबाई भाटियानी के कहने पर अपने छोटे बेटे जगमाल को अपना वारिस बना दिया था। लेकिन मेवाड़ के जो बड़े बड़े सामंत और सरदार थे, जैसे सलुम्बर के कृष्णदास छुंडावत और ग्वालियर के राम सिंह तंवर, वो इस फैसले से राजी नहीं थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि आने वाले मुश्किल वक्त में मेवाड़ को जगमाल जैसे आराम पसंद इंसान की नहीं, बल्कि प्रताप जैसे बहादुर, मजबूत और चरित्रवान लीडर की जरूरत है। इसलिए 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में, जहां महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ, इन सरदारों ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने जगमाल को सिंहासन से हटा दिया और वही महादेव बावड़ी पर प्रताप का पहला राज तिलक कर दिया। ये घटना सिर्फ एक राजा का चुनाव नहीं थी, ये मेवाड़ के सामंतों का अपने भविष्य के लिए एक साफ पैगाम था कि वो काबिलियत को रिश्तेदारी से ऊपर रखते हैं और आज़ादी की इस बड़े लड़ाई में सही लीडर के पीछे एक साथ खड़े होने को पूरी तरह तैयार है। अकबर एक बहुत चालाक और दूर की सोचने वाला बादशाह था। वो लड़ाई को हमेशा आखिरी रास्ता मानता था। इसलिए उसने पहले डिप्लोमेसी से यानी बातचीत से प्रताप को अपने साथ मिलाने की हर मुमकिन कोशिश की। 1572 से 1573 के बीच उसने 4 अलग अलग और बहुत असरदार दूतों को मेवाड़ भेजा। इस क्रम को याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। जमा भाटो यानी ज से जलाल खान, मां से मान सिंह, भा से भगवान दास और टो से टोडरमल। तो सबसे पहले नवंबर 1572 में जलाल खान कोरची को भेजा गया। जब वो नाकाम रहा तो जून 1573 में आमेर के कुंवर मानसिंह को भेजा गया। मानसिंह खुद एक राजपूत थे, तो अकबर को लगा कि शायद वो प्रताप को मना लेंगे। जब मानसिंह भी नाकामयाब रहे तो उनके पिता राजा भगवान दास सितंबर 1573 में आए और आखिर में दिसंबर 1573 में अकबर ने अपने सबसे काबिल वित्त मंत्री राजा टोडरमल को भेजा। हर बार महाराणा प्रताप ने दूतों की पूरी इज्जत की, उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन जब बात मेवाड़ की आज़ादी और स्वाभिमान की आई तो उनका जवाब हमेशा एक ही रहा, मजबूत और साफ, मेवाड़ किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा। इन 4 नाकाम कोशिशों के बाद ये बिल्कुल तय हो गया था कि अब शांति की बातें खत्म हो चुकी हैं और फैसला अब सिर्फ जंग के मैदान में तलवारें ही करेंगी। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो लड़ाई होनी ही थी, और वो लड़ाई हुई हल्दी घाटी के ऐतिहासिक मैदान में। एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ मेवाड़ या राजपूताना की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के पूरे इतिहास की सबसे मशहूर और अहम लड़ाइयों में से एक बन गई। ये सिर्फ 2 फौजों की टक्कर नहीं थी, ये 2 अलग अलग और मजबूत विचारधाराओं की जंग थी। एक तरफ अकबर की विस्तारवादी सोच थी जो पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनका अपनी मिट्टी की आज़ादी और अपने पुरखों के स्वाभिमान के लिए अटूट संकल्प था। ये लड़ाई असल में प्रताप की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान थी, एक ऐसा महासंग्राम जिसमें उनकी हिम्मत, उनकी लीडरशिप और उनकी इच्छा शक्ति को इतिहास की कसौटी पर परखा जाना था। हल्दी घाटी वो धधकती हुई भट्टी थी जिसमें तपकर महाराणा प्रताप का नाम एक किंवदंती बन गया, एक ऐसी अमर कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हिम्मत और कुर्बानी का सबक सिखाती रहेगी। तो ये अध्याय उसी धर्मयुद्ध का एक गहरा विश्लेषण है। 18 जून 1576 को जब दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं तो पहली नज़र में ये एक तरफा लड़ाई लग रही थी। मुगल सेना की कमान आमिर के कुंवर मान सिंह के हाथों में थी और उनका साथ दे रहे थे आसफ खां जैसे मंझे हुए सेनापति। उनके पास एक बहुत बड़ी, अच्छी तरह से तैयार और पेशेवर फौज थी। साथ ही मर्दाना, गजमुक्ता और रणमदार जैसे विशाल जंगी हाथी थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना गिनती में बहुत छोटी थी, लेकिन उनका हौसला और अपनी जमीन के लिए लड़ने का जज्बा वो बेमिसाल था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने लायक है वो है प्रताप की सेना की एकता और विविधता।
उनकी सेना के सबसे अगले दस्ते, जिसे हरावल कहते हैं, उसकी कमान एक पठान योद्धा हाकिम खान सूरी के हाथ में थी। ये अपने आप में एक हैरान करने वाली मिसाल थी कि मेवाड़ की आज़ादी के लिए एक मुसलमान सेनापति सबसे आगे लड़ रहा था। उनके साथ थे भील तीरंदाजों के नेता राणा पूंजा, जिनकी सेना ने पहाड़ियों से तीरों की ऐसी बारिश की कि मुगलों का शुरुआती हमला बिखर कर रह गया। ये सेना किसी एक जाति या धर्म की नहीं थी, ये उन सभी लोगों का एक मजबूत गठबंधन था जो मेवाड़ की मिट्टी को अपनी मां समझते थे। उस घमासान युद्ध के शोर के बीच कुछ पल ऐसे भी आए जिन्होंने इतिहास पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। लड़ाई जब अपने चरम पर थी तो महाराणा प्रताप ने दुश्मन सेना को चीरते हुए सीधा मुगल सेनापति मान सिंह को अपना निशाना बनाया। उनके वफादार घोड़े चेतक ने एक ऐसी अविश्वसनीय और दिलेर छलांग लगाई कि उसने अपने अगले दोनों पैर मान सिंह के हाथी मर्दाना के सिर पर टिका दिए। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर प्रताप ने अपनी पूरी ताकत से भाला फेंका, लेकिन मान सिंह बिजली की तेजी से हौदे में छिप गया और बच गया। हालांकि उसका महावत मारा गया, लेकिन इसी हमले में हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। जब जख्मी प्रताप और चेतक को मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, तब सादड़ी के सरदार झाला मन्ना ने एक असाधारण कुर्बानी दी। उन्होंने प्रताप से मेवाड़ का राजसी छत्र और निशान ले लिए और उन्हें अपने सिर पर पहन लिया। मुगल सिपाही उन्हें ही प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े और इस धोखे ने महाराणा को जंग के मैदान से सुरक्षित निकलने का मौका दे दिया। झाला मन्ना ने मेवाड़ के भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अगर सिर्फ जंग की रणनीति के हिसाब से देखें तो हल्दी घाटी की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। अकबर का जो असली मकसद था, या तो प्रताप को पकड़ना या मारना, वो पूरा नहीं हो पाया। वो न तो प्रताप को कैदी बना सका और न ही पूरे मेवाड़ पर हमेशा के लिए कब्जा कर सका। लेकिन अगर हौसले और जज्बे के नज़रिए से देखें तो ये प्रताप और मेवाड़ की एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सिर्फ गिनती या संसाधन ही सब कुछ नहीं होते। एक छोटी सी सेना भी अपनी हिम्मत, अपने इरादे और सही रणनीति के दम पर एक बहुत बड़े साम्राज्य को कड़ी टक्कर दे सकती है। मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस लड़ाई के महत्व को समझते हुए इसकी तुलना पुरानी यूनान की थर्मोपली की लड़ाई से की। थर्मोपोली में बहुत कम स्पार्टन सैनिकों ने एक बहुत बड़ी फारसी सेना को कई दिनों तक एक तंग पहाड़ी दर्रे में रोके रखा था। ठीक उसी तरह हल्दी घाटी में भी प्रताप के मुट्ठी भर जांबाजों ने मुगल साम्राज्य की अजेय लगने वाली ताकत का डटकर सामना किया। ये तुलना हल्दी घाटी को सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए मुश्किल हालात में लड़ी जाने वाली जंग का एक यूनिवर्सल सिंबल बना देती है। जंग के मैदान से महफूज निकलने के बाद महाराणा प्रताप की जिंदगी में सबसे दर्दनाक और भावुक पल आया। उनके प्यारे और वफादार घोड़े चेतक ने, जो बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी उन्हें कई मील दूर तक सुरक्षित ले आया था, बलीचा गांव के पास एक नाले को पार करने के ठीक बाद दम तोड़ दिया। चेतक की मौत प्रताप के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत सदमा थी और आज भी बलीचा में बना उसका स्मारक उस बेमिसाल वफादारी की खामोश कहानी सुनाता है। इस ऐतिहासिक लड़ाई का आंखों देखा और पूरा हाल हमें इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी की किताब मुंतखब उत तवारीख में मिलता है। बदायूनी खुद मुगल सेना के साथ इस जंग में शामिल था और उसने इसे एक जिहाद की तरह देखा, इसलिए उसकी लिखी बातें इस लड़ाई का एक बहुत ही जरूरी और पहला सोर्स मानी जाती हैं। हालांकि हल्दी घाटी की लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन इसने संघर्ष को खत्म नहीं किया, बल्कि ये महाराणा प्रताप की जिंदगी के एक नए और शायद सबसे मुश्किल दौर की शुरुआत थी, जहां जंग अब खुले मैदानों में नहीं बल्कि अरावली के घने जंगलों और घाटियों में लड़ी जानी थी। हल्दी घाटी के बाद का जो वक्त था वो शायद महाराणा प्रताप की जिंदगी का सबसे मुश्किल और अंधेरा दौर था। उनकी सेना बिखर चुकी थी, खजाना लगभग खाली हो चुका था और उन्हें अपने परिवार के साथ अरावली के मुश्किल पहाड़ियों में पनाह लेनी पड़ी थी। ये वो वक्त था जब कोई भी बड़ा से बड़ा योद्धा हिम्मत हार सकता था, लेकिन प्रताप का इरादा वो हिमालय की तरह मजबूत और अटूट था। ये अध्याय उनके इसी कभी न खत्म होने वाले संघर्ष और जबरदस्त संकल्प की कहानी है। ये वो दौर है जब उन्होंने खुले मैदान की लड़ाई को छोड़कर एक अलग युद्ध नीति अपनाई, जिसने मुगल सेना की नाक में दम कर दिया। ये उनके सबसे मुश्किल दिनों की कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें और उनके परिवार को घास की रोटियां तक खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये वक्त उनकी सहनशीलता, उनके सब्र और उनकी लीडरशिप का असली इम्तिहान था। इसमें हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने शून्य से दोबारा एक सेना खड़ी की और मायूसी के घने अंधेरे में भी आज़ादी की लौ को पूरी मजबूती से जलाए रखा। हल्दी घाटी के तजुर्बे के बाद प्रताप ये अच्छी तरह समझ गए थे कि वो एक बहुत बड़ी और संगठित मुगल सेना का सामना सीधे मैदान में ज्यादा वक्त तक नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उस युद्ध नीति को पूरी तरह से अपना लिया जिसे वो अपने बचपन से जानते थे।
छापामार युद्ध नीति यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना सबसे बड़ा किला बना लिया। ये पहाड़ियाँ, जिनके हर रास्ते, हर घाटी और हर खुफिया रास्ते को वो जानते थे, उनके और उनके सैनिकों के लिए एक महफूज ठिकाना बन गईं। यहाँ से वो अपनी छोटी छोटी तेज तर्रार टुकड़ियों के साथ निकलते, दूर दराज की मुगल चौकियों पर अचानक हमला करते, उनके खाने पीने और हथियारों की सप्लाई लाइन काट देते और फिर बिजली की तेजी से वापस घने जंगलों में गायब हो जाते। इस रणनीति ने मुगल सेना को बुरी तरह थका दिया और उनका हौसला तोड़ दिया। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए अपने सबसे काबिल सेनापति शाहबाज खां को 3 बार भेजा, 1577, 1578 और 1579 में। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ जैसे बड़े किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वो कभी भी प्रताप को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका, जो हमेशा उसकी पकड़ से निकल जाते थे। सालों तक लगातार लड़ते रहने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप के पास पैसे और दूसरे संसाधन सब कुछ खत्म हो गए। सेना को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, नए हथियार खरीदने के लिए रकम नहीं थी और सैनिकों के लिए खाने का इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मायूसी इतनी बढ़ गई थी कि कुछ कहानियों में तो ये भी कहा जाता है कि प्रताप ने एक पल के लिए मेवाड़ छोड़कर कहीं और बसने का मन बना लिया था। ये उनके लंबे संघर्ष का सबसे निचला और हताशा भरा मोड़ था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी, तो फिर ये महान संघर्ष आगे कैसे बढ़ा? आज़ादी की जो आग वो इतने सालों से अपने सीने में जलाए हुए थे, वो बुझने से कैसे बची? इसका जवाब एक ऐसे इंसान की बेमिसाल कुर्बानी और देशभक्ति में छिपा है, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप के साथ सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ये कहानी उस अहम मोड़ की है जब एक इंसान के समर्पण ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम का रुख ही बदल दिया। जब महाराणा प्रताप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और मायूसी भरे दौर से गुजर रहे थे, तब चूलिया गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके भरोसेमंद मंत्री और बचपन के दोस्त भामा शाह अपने भाई ताराचंद के साथ उनसे मिलने आए। भामा शाह सिर्फ दिलासा देने नहीं आए थे, वो अपनी और अपने पुरखों की पूरी जमा पूंजी, जो उन्होंने सालों की ईमानदारी और मेहनत से कमाई थी, अपने साथ ले आए थे। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, ये लगभग 20 लाख सोने की मोहरों और बहुत सारी चांदी के सिक्कों का एक बहुत बड़ा खजाना था। उन्होंने ये सारी दौलत बिना एक पल सोचे महाराणा प्रताप के कदमों में मेवाड़ की आज़ादी के लिए रख दी। ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं थी, ये भामा शाह की अपनी मिट्टी के लिए गहरी वफादारी और मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत था। ये उस मजबूत विश्वास का प्रतीक था जो उन्हें प्रताप की लीडरशिप पर था। इस एक भेंट ने, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी निजी दान राशि में से एक रही होगी, मायूसी में डूबे इस संघर्ष की कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भामा शाह ने जो ये विशाल दौलत दी थी, उसकी अहमियत को समझने के लिए इसे जरा इस तरह से देखते हैं। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि इससे 25,000 सैनिकों की एक बड़ी और अच्छी तरह से तैयार की गई सेना का खर्च अगले 12 सालों तक बड़े आराम से उठाया जा सकता था। आप सोच सकते हैं, ये मेवाड़ के संघर्ष के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह थी। इस बेशुमार दौलत ने महाराणा प्रताप को एक नई सेना को फिर से खड़ा करने, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देने और नए हथियारों से लैस करने का मौका दिया। जो संघर्ष संसाधनों की कमी के कारण दम तोड़ने वाला था, उसमें अचानक एक नई जान और एक नई ताकत आ गई। भामा शाह की इस बेमिसाल कुर्बानी और देशभक्ति ने उन्हें इतिहास में मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर का अमर खिताब दिलाया। ये घटना हमें सिखाती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ राजा या सिपाही ही नहीं लड़ते, इसमें भामा शाह जैसे उन महान नायकों का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है, जो पर्दे के पीछे रहकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इस मदद ने प्रताप को अब मुगलों पर एक निर्णायक हमला करने के लिए तैयार कर दिया था। तो भामा शाह से मिली जबरदस्त आर्थिक मदद और एक नई दोबारा खड़ी की गई और ऊंचे हौसले वाली सेना के साथ महाराणा प्रताप अब सिर्फ बचाव की लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे। अब वक्त आ गया था पलटवार करने का, अपनी खोई हुई जमीन को वापस हासिल करने का। ये अध्याय प्रताप की जिंदगी के उस शानदार दौर के बारे में है, जहां सालों का संघर्ष और मजबूत इरादा एक जबरदस्त और विजयी वापसी में बदल गया। ये है मेवाड़ के पुनरुत्थान की कहानी। मायूसी और जंगलों में भटकने के वो अंधेरे दिन अब पीछे छूट चुके थे। अब वक्त था खोए हुए सम्मान को दोबारा पाने का, अपनी जमीन से दुश्मनों को खदेड़कर बाहर करने का और ये साबित करने का कि मेवाड़ का सूरज कभी डूब नहीं सकता। इस हिस्से में हम उस निर्णायक लड़ाई के बारे में जानेंगे जिसने जंग का पासा पूरी तरह से पलट दिया और महाराणा प्रताप को एक भगोड़े विद्रोही से एक विजयी शासक के तौर पर दोबारा स्थापित कर दिया।
ये उनकी उस विजय यात्रा की कहानी है जहां उन्होंने एक-एक करके अपने किलों और शहरों पर फिर से केसरिया झंडा फहराया। मेवाड़ की शानदार वापसी का ऐलान हुआ अक्टूबर 1582 में दिवेर की लड़ाई से। दिवेर, जो आज के राजसमंद जिले में है, मुगलों की एक बहुत ही अहम और रणनीतिक चौकी थी जिसे मुगलों का थाना कहते थे। महाराणा प्रताप ने इस पर एक बहुत सोची समझी और जबरदस्त योजना के साथ हमला किया, जिसकी कमान उनके बहादुर बेटे राजकुमार अमर सिंह के हाथों में थी। लड़ाई के बीच अमर सिंह ने बहादुरी का एक ऐसा अविश्वसनीय और बेमिसाल कारनामा कर दिखाया जो इतिहास की कहानियों का हिस्सा बन गया। उनका सामना हुआ मुगल थानेदार सुल्तान खान से, जो रिश्ते में अकबर का चाचा लगता था। एक ही वार में अमर सिंह ने अपना भाला इतनी ताकत से मारा कि वो भाला सुल्तान खान के कवच और जिस्म को चीरता हुआ उसके घोड़े के शरीर में भी धंस गया और दोनों को एक साथ जमीन पर कील की तरह गाड़ दिया। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि इसने बची खुची मुगल सेना का दिल दहला दिया और वो मैदान छोड़कर भाग गए। दिवेर की ये शानदार जीत सिर्फ एक चौकी पर कब्जा नहीं थी, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे मेवाड़ में बगावत की आग लगा दी। इस एक जीत के बाद एक एक करके मेवाड़ में बनी 36 मुगल चौकियां ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। दिवेर की इस फैसलाकुन और ऐतिहासिक जीत की अहमियत को बताते हुए कर्नल जेम्स टॉड ने इसे एक और बहुत मशहूर और सटीक नाम दिया, मेवाड़ का मैराथन। ये तुलना बहुत गहरी और मतलब से भरी है। जहां उन्होंने हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली कहा था, जो एक छोटी बहादुरी से भरी लेकिन बचाव की लड़ाई का प्रतीक थी, वहीं दिवेर की लड़ाई मैराथन थी। इतिहास में मैराथन की लड़ाई में यूनानियों ने एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद हमलावर फारसियों पर एक आखिरी और निर्णायक जीत हासिल की थी, जिसने जंग का अंत कर दिया था। ठीक उसी तरह दिवेर की जीत महाराणा प्रताप के सालों के लंबे, अथक और सब्र भरे संघर्ष का एक विजयी नतीजा थी। ये हल्दी घाटी की तरह कोई छोटी दौड़ नहीं थी, बल्कि ये एक लंबी मैराथन का शानदार अंत था जिसमें सब्र और सहनशीलता की जीत हुई थी। दिवेर की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि प्रताप का संघर्ष और त्याग बेकार नहीं गया था। ये उनकी हिम्मत की शानदार वापसी का प्रतीक था और इसने मेवाड़ के इतिहास में एक नए विजयी दौर की शुरुआत की। दिवेर की बड़ी जीत के बाद महाराणा प्रताप ने एक एक करके अपने खोए हुए ज्यादातर इलाकों को फिर से आजाद करा लिया। चित्तौड़ और मांडलगढ़ के किलों को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ अब दोबारा उनके कब्जे में था। 1585 के बाद अकबर भी अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सरहदों की परेशानियों में इतना उलझ गया कि उसने मेवाड़ की तरफ से अपना ध्यान लगभग हटा ही लिया। इस शांति के दौर का फायदा उठाते हुए 1585 में प्रताप ने लूणा चामुंडिया नाम के एक स्थानीय सरदार को हराकर चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। ये अरावली की पहाड़ियों में एक महफूज और बहुत अच्छी जगह थी। अगले 28 सालों तक चावंड ही मेवाड़ की राजधानी और ताकत का केंद्र बना रहा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक सेंटर नहीं था, ये प्रताप की दोबारा हासिल की गई आज़ादी और नए निर्माण का प्रतीक था। यहाँ उन्होंने न सिर्फ एक अच्छा शासन चलाया, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति को भी खूब बढ़ावा दिया। उन्होंने चावंड में चामुंडा माता का एक बड़ा मंदिर बनाया और यहीं पर चित्रकला की मशहूर चावंड शैली का भी विकास हुआ, जिसने मेवाड़ी कला को एक नई पहचान दी। हर जिंदगी का एक अंत तो होता ही है, लेकिन कुछ जिंदगियां अपने जिस्मानी अंत के बाद ही असल में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। महाराणा प्रताप का जीवन एक ऐसे ही कहानी है। ये आखिरी अध्याय उनके जीवन के अंतिम सालों, उनकी शांत मृत्यु और उस ताकतवर अमर विरासत पर है जो वो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। चावंड में शांति और पुनर्निर्माण के सालों के बाद उनका जीवन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, लेकिन उनकी कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। असल में उनकी मौत ने उन्हें एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति से एक अमर प्रतीक में बदल दिया। वो स्वाभिमान, स्वतंत्रता और किसी भी हाल में हार न मानने वाले उस मजबूत इंसानी जज्बे के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे उनका नाम और उनकी कहानी आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है और कैसे उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली जीत किसी जंग के मैदान में दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि हर हाल में अपने उसूलों पर कायम रहने में है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है कि जिस महायोद्धा ने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदानों में तलवारों और भालों के साए में गुजार दी, उसकी मौत किसी लड़ाई में नहीं हुई। 19 जनवरी 1597 को 57 साल की उम्र में अपनी राजधानी चावंड में ही महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। उनकी मौत की वजह एक अचानक हुआ हादसा था। एक सख्त धनुष की डोरी यानी प्रत्यंचा खींचते वक्त उन्हें एक अंदरूनी चोट लग गई, जिससे वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए।
उनका अंत उतना ही शांत था जितना उनका जीवन अशांत और संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त इस सुकून के साथ गुजारा कि उनका ज्यादातर मेवाड़ आजाद हो चुका है और उनकी प्रजा महफूज है। उनका अंतिम संस्कार बांडोली गांव में किया गया, जहां आज भी खेजड़ बांध के किनारे बनी उनकी 8 खंभों वाली छतरी उनकी अमर कहानी की याद दिलाती है। कहते हैं कि जब उनकी मौत की खबर अकबर तक पहुंची तो वो भी एक पल के लिए खामोश हो गया, ये मानते हुए कि उसने एक महान और इज्जतदार दुश्मन खो दिया है। जब कोई शख्सियत महाराणा प्रताप जितनी महान और पूजनीय हो जाती है तो उनके जीवन के आसपास अक्सर कई किस्से, कहानियां और गलतफहमियां बन जाती हैं। तो एक जिम्मेदार विश्लेषण के तौर पर यह हमारा फर्ज है कि हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करें और सच को साफ तौर पर सामने रखें। पहली गलतफहमी यह है कि प्रताप ने हल्दी घाटी में मानसिंह को मार दिया था। सच ये है कि प्रताप का भाला मानसिंह के हौदे से टकराया था। मानसिंह तो बच गया, लेकिन उसका महावत जरूर मारा गया था। दूसरी गलतफहमी यह है कि कुंभलगढ़ प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी। सच तो ये है कि कुंभलगढ़ उनका जन्मस्थान और एक बहुत अहम किला था, लेकिन उनकी असली संकटकालीन राजधानी चावंड थी, जिसे उन्होंने 1585 में दीवेर की जीत के बाद बनाया था। और तीसरी, एक आम गलतफहमी यह है कि चेतक का स्मारक हल्दी घाटी में है, जबकि हल्दी घाटी जंग का मैदान था। चेतक ने अपनी जान युद्ध क्षेत्र से कुछ मील दूर बलीचा गांव में दी थी और वहीं पर उसका स्मारक या छतरी बनी हुई है। इन तथ्यों को साफ करना इसलिए जरूरी है ताकि हम इतिहास को उसके सही रूप में समझ सकें और उस महान नायक को और भी ज्यादा सम्मान दे सकें। तो महाराणा प्रताप के इस पूरी जीवन गाथा के आखिर में हमारे सामने एक बहुत गहरा और बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक अकेले इंसान की मजबूत इच्छा शक्ति इतिहास का रुख किस हद तक बदल सकती है? जब हम प्रताप की जिंदगी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनके पास एक बहुत बड़े साम्राज्य के मुकाबले संसाधन, सेना और साथ ही सब कुछ बहुत कम था। अगर सिर्फ तर्क और व्यवहारिकता के हिसाब से देखें तो उन्हें बहुत पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी इच्छा शक्ति, उनका संकल्प और अपनी मिट्टी के स्वाभिमान के लिए उनकी वफादारी इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने लगभग नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने न सिर्फ अपने समय के सबसे ताकतवर बादशाह को दशकों तक चुनौती दी, बल्कि अपनी मातृभूमि के एक बड़े हिस्से को दोबारा आज़ाद भी कराया। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी फौजों, साम्राज्यों और आर्थिक ताकतों से ही लिखा जाता है, या फिर एक अकेला इंसान भी अपने मजबूत इरादे और उसूलों के दम पर किस्मत को एक नई दिशा दे सकता है। महाराणा प्रताप का जीवन इसी हमेशा जिंदा रहने वाले सवाल का एक जीता जागता और प्रेरणा देने वाला जवाब है।